So now we are going to discuss about drought management. So first of all, drought management वो टर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड फिर हम जाएंगे उसके कोजिंग फैक्टर्स में, फिर हम उसके टाइप ऑफ ड्रोट डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो ड्रोट होते हैं वो कैसे होते हैं. फिर वी आर डिस्कस एन केस स्टडी ऑफ बुंदेलखंड की जब वहाँ ड्रोट आया था तब उसे कैसे हैंडल करा गया था, एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज की किस तरह हमें ड्राउट मैनेजमेंट करना है. दैट्स आवर मेन टारगेट. सो इवन ड्राउट मैनेजमेंट में भी हम ड्राउट टर्म सीखने के बाद उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वाई दिस इज डिफर फ्रॉम अदर जो कैलेमिटीज होती है, अदर क्लाइमेटिक डिजास्टर होते हैं, उससे ये डिफरेंट कैसे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है जो ड्राउट हम सुनते हैं. सो ड्राउट ऑलवेज क्लाइमेट के टर्म में टेम्पररी होता है. सो दिट डजंट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये परमानेंट नहीं होता कि वंस ही हो गया है. एरिडिटी और सीजनल एरिडिटी इट्स अ परमानेंट टर्म, बट ड्राउट फॉर इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन. वी कांट बाइंड दैट ड्यूरेशन कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक होगा, बट इट्स अ टेम्पररी फिनोमेना, मतलब रिकरेंट फिनोमेना. और इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, स्पोरेडिक फीचर्स. स्पोरेडिक फीचर्स मीन्स ड्राउट डिफरेंट डिफरेंट जेनस जो डिफरेंट क्लाइमेट के डिफरेंट टाइप है, कोई ज़ेरोफाइट से लेके टॉपिकल रीजंस किसी भी जगह ड्राउट हो सकता है. सो ड्राउट इज अ स्पोरेडिक फीचर और रिकरेंट होता है. सो इट्स टू टर्म्स. कोजिंग फैक्टर कई सारे होते हैं, बट प्राइमरी जो मेजर फैक्टर्स होता है वो सब्सटेंशियल रेनफॉल डेविएशन की, जो मतलब बारिश आती है उसका एक डेविएशन की वजह से ही ड्राउट आता है. फर्स्ट, सब्सटेंशियल रेनफॉल डेविएशन मतलब बारिश आने में कोई दिक्कत हुई, डेविएशन हुआ उसके अमाउंट में, प्रेसिपिटेशन में. सो इट कॉज जो क्रॉप्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट, उसकी ईल्ड है, उस पर एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे. तो एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से पूरी एक एग्रीकल्चर सीजन तक या फॉर मोर टाइम तक भी ये डेविएशन रह सकता है. सो दैट कॉजेज ड्रॉट. सो मेन कॉजिंग फैक्टर है ड्रॉट का सब्सटेंशियल रेनफॉल डेविएशन. अब कैलेमिटी इट्स ऑलवेज अ टेरिबल इवेंट होता है. तो फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करते हैं. सबसे पहले कि जो ग्राउंड और सरफेस का जो वाटर रिसोर्स है उसकी एक्सटेंट, उसका जो डेविएशन है उस पर डिपेंड करेगा. एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, मतलब ड्रोट डिपेंड करेगा ग्राउंड एंड सरफेस वाटर पे, एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स पे. फिर क्रॉपिंग चॉइस की, हम कौन सा पाक लेते हैं, कौन सी ईल्ड लेते हैं, क्रॉपिंग की चॉइस कैसी है, उसकी पैटर्न कैसे, क्योंकि सम लाइक शुगर कैन लाइक क्रॉप्स डिमांड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, बट सम ईल्ड्स या क्रॉप्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. तो इट्स डिपेंडेड ऑन क्रॉप की चॉइस. एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर की कौन सा बाहर का एटमॉस्फेयर है, सरफेस पानी कितना जा रहा है, और एक सोशियो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस की जो सोशल उनका स्टेटस है. अब ड्रोट आ गया बट दे आर सोशियो इकोनॉमिकली इन द गुड फेस, तो उन्हें इतना ड्रोट का इफेक्ट नहीं दिखेगा. बट फॉर सम पोवर्टी वाला रीजन, सो इट अफेक्ट बहुत डीपली ज़्यादा. उसके हम की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. तो की कैरेक्टरिस्टिक टोटल 6 है. उनमें से सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक की कांट मेक बाउंड्री, कि कोई सुनामी आ गई या भूकंप आ गया तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि यहाँ से इनिशिएट हुआ और यहाँ तक, बट इसकी हम बाउंड्री नहीं डिमार्क कर सकते कि यहाँ इस दिस फेज से स्टार्ट हो और दिस फेज तक की रहेगा. तो इसका इनिशिएशन और एंडिंग पॉइंट हम डिमार्क नहीं कर सकते. वाई? मेन रीज़न हम इसका बाउंड्री डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्लो और ग्रेजुअल होते हैं, कि स्लोली स्टार्ट होगा, हमें भी पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि इट्स डिपेंडेड ऑन वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सो मेनी फैक्टर्स. तो एक इसका जो स्प्रेडिंग होगा वो भी स्लो एंड ग्रेजुअल होगा, और इसका जो विड्रॉल जो खत्म होने होगा स्लो एंड ग्रेजुअल. सो वी कांट मेक बाउंड्री. सो इन इंडिया फॉर आवर टर्मिनोलॉजी वी यूज लाइक बारिश के डिमांड से, मतलब बारिश आएगी तो ड्रॉट का इसका क्लोज कनेक्शन वी मेड. सेकेंड इज का इवन स्टे इन मंथ और ईयर्स, मतलब ये जियोग्राफिकल शिफ्ट ला भी सकता है और ना भी ला सकता है. मीन्स इट्स काइंड ऑफ कि जो ज़ेरोफाइटिक है तो उसमें पानी भरा भी रहेगा और ना भी रहेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल शिफ्ट टू और बट नॉट टू. सो मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ. थर्ड, उसका कोई इंडिकेटर नहीं होता. फर्स्ट की बाउंड्री मार्क नहीं कर सकते, मंथ्स और सालों तक रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि जियोग्राफिकल शिफ्ट करेगा ही करेगा. एंड थर्ड इज इंडिकेटर. तो इसके इंडिकेटर कोई है ही नहीं, कि मतलब हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका कोई एक्सटेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसका इम्पैक्ट भी डिटरमाइन कर सकते. मतलब इंडिकेटर हो जाए तो बता सकते कि अगर आ रहा है तो वी कैन डिटरमाइन कि हाँ इट विल कम, मतलब लाइक जैसे भूकंप में सेस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ड्रॉट आने वाला. सेकेंड इज इसका एक्सटेंट भी नहीं पता कर सकते कि कितने एक्सटेंट तक होगा. एंड थर्ड इज कि उसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे, कि इसके इफेक्ट आएंगे, वो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते.
फोर्थ इज असेसमेंट, उसका इफेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब कितने अमाउंट तक आया तो उसका जो लाइक हमें डिटर्मिनेशन पूरा असेस करना होगा। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसे भूकंप में कितने घर डिसलोकेट हो गए, कितनी जान हानि हुई, सो वी कैन डिटरमाइन डायरेक्टली बिकॉज इट्स नॉट अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसका असेसमेंट इफेक्ट और असेसमेंट और उसका रिस्पॉन्स ऐसे ही स्लो रहेगा, क्योंकि अदर कैलेमिटीज के कंपैरिजन में इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड टफ है। फिफ्थ इज इम्पैक्ट, इसके लाइक इफेक्ट है वो क्या आ सकता है। जो इसके इम्पैक्ट है, रिमेंबर दिस वर्ड कि इम्पैक्ट है नॉन स्ट्रक्चरल एंड डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई। डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई मतलब कितने अमाउंट तक होएगे, कितने क्वांटिटी में होएगे, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कुछ स्ट्रक्चरल बेसिस में नहीं है कि हमें हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिया हुआ है कि विथ सुनामी इतना इफेक्ट हुआ, तो वी कांट इसका इम्पैक्ट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स वास्ट, इसका इम्पैक्ट बहुत वास्ट होगा कि वो इकोलॉजी को डैमेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी की वजह से इट कांट गेन, मतलब उसकी जो लाइक ग्रीनरीज है उससे अफेक्ट करेगा। फिर जो डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ कम्युनिटीज़ को, मतलब जो कम्युनिटीज़ है सोशियो में उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है उसे कम करेगा। एंड माल न्यूट्रिशन, ऑलरेडी अब ग्रेप क्रॉप की एल्ड्स नहीं आ रही है, तो ऑलरेडी दे कांट गेट ग्रेन्स, फूड नहीं मिलेगा, सो माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा लॉन्ग इफेक्ट भी होगी इवन आफ्टर 10 years। 6 मोर अगर रिपीट हो गए जो ये ड्रॉट है, तो इसके जो इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो टोटल 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो फर्स्ट ऑफ कि हम उसकी बाउंड्रीज नहीं बना सकते। सेकंड, ये महीनों सालों के लिए रह सकता है बट जियोग्राफिकल शिफ्ट ना भी करे। थर्ड इज इसके इंडिकेटर है, तो ये प्रिडिक्ट इसका कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते। फोर्थ, इसका असेसमेंट टफ है। फिफ्थ, इसका इम्पैक्ट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसके इम्पैक्ट मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। हम केस स्टडी से पहले सबसे पहले इसके टाइप ऑफ ड्रॉट देखेंगे। तो टाइप ऑफ ड्रॉट है ना 4 है। फर्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, सेकंड इज एग्रीकल्चर ड्रॉट, थर्ड इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड फोर्थ इज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है वो कैसे आता है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होने से जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़ की हाई टेम्परेचर और हाई विंड की वजह से जो प्लांट है, जो ओशन है, उससे भी ज़्यादा जो पर्सपिरेशन है वहाँ से भी वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। सो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इसलिए आगे कि प्रेसिपिटेशन भी हुआ और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, टेम्परेचर वाइंड, उसकी वजह से। दैट्स अ 2 फैक्टर्स। सेकेंड इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है कि जो ज़मीन है हमारी, भूमि या सोइल, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा तो क्रॉप सफ़र करेंगे, क्रॉप को उसका जो वाटर चाहिए वहाँ से जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो मिलेगा नहीं, तो इल्ड आएगी। तो सेकंड इज एग्रीकल्चर आफ्टर मेट्रोलॉजिकल। थर्ड इज हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल्स ऑलवेज नेम्स है कि जो हाइड्रो रिजर्व होते हैं, पानी के रिजर्व्स, उसमें जो डिफिशिएंट है, उसमें पानी का ख़त्म हो गया, तो लाएंगे भी कहाँ, सप्लाई भी कहाँ से करेंगे। फोर्थ इज सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक टाइम ऑफ ड्रॉट की हमारे पास जो इकोनॉमिक गुड्स है वो कम है बट डिमांड ज़्यादा है, सो लेस प्रोडक्शन बट मोर डिमांड, सो ऑलरेडी इन्फ्लेशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडी। केस स्टडी बुंदेलखंड की जो ड्रॉट मिटिगेशन ड्रॉट आया था उसके में पैकेज में क्या क्या दिए थे, तो 3 टाइप से दिए थे। एक तो वाटर पॉजिटिव वे में कैसे उसने स्ट्रेटेजीज अपनाई गई थी, लिवलीहुड को कैसे सपोर्ट कर दिया गया था, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे करी गई थी। तो वाटर पॉजिटिव में ऑलरेडी वाटर कंजर्वेशन की बात होगी, तो वाटर कंजर्वेशन में कि मोर एंड मोर इरीगेशन, स्मॉल या बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट की जहाँ से हम पानी निकाल पाए, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स की, जो डग वेल्स की, कुएं खोद के वहाँ से भी पानी निकालो, इरीगेशन करो। थर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले, उन्हें वाटर सप्लाई मिले, इसलिए हैंडपम्प इंस्टॉल करे गए थे। फिर जो चेक डैम होते हैं पानी की कंजर्वेटिव जो कंजर्व करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करा गया। और जो सोइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ हुए तो इतनी वाटर पॉजिटिव वे में करेगी। फिर लिविंगहुड को कैसे सपोर्ट किया? लिविंगहुड को सपोर्ट किया गया मोस्टली डेयरी के जो एनिमल्स है उसे डोनेट करके, फिर बुल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद गोट दिए गए, फिर फिशरीज को डेवलपमेंट करें। सो इट्स ऑल अबाउट लिवलीहुड सपोर्ट। एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर की मंडीज बना दिया, फिर बाजार बना दिया। सो इट्स काइंड ऑफ 3 तरीके से, वाटर पॉजिटिव वाला हो गया, लिवलीहुड सपोर्ट वाला हो गया, और एग्रीकल्चर बेस। अब उसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या है? फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, तो फ्यूचर स्ट्रेटेजी में हम टोटल 5 स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैपिंग और जियो टैगिंग ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब हमारे पास जो वाटर कंजर्व करने के लिए जो बॉडीज है तो उसका हम मैपिंग करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे। फिर जो लाइक टैगिंग कैसे करेंगे, जो टेक डैम है, वेल्स है, नदी है सारी, तो उसका हम मैप करेंगे कितना उसमें वाटर सप्लाई, उसका एनालिसिस। सेकेंड इज रीजन्स का जो
वाटर अवेलेबिलिटी है उसका डेवलप, उसका मॉडलिंग करेंगे। कैसे कि उसका बेसिस क्या होगा कि माइक्रो वाटर शेड डिलिनेशन ऑफ रीजन, मतलब एक रीजन का माइक्रो वाटर शेड डिलिनेशन के बाद हम उसमें उस रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है और डिमांड कितनी है, क्योंकि दोनों बैलेंस ही करने की जरूरत है। ज़्यादा डिमांड हो गई तो वाटर डिफिशिएंट हो जाएगा। फिर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में वी कैन डू लाइक दैट कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसे है, कि कोई मेटल्स हो वो ज़्यादा है कि नहीं, उसका हम चेक करेंगे। फिर वो सस्टेनेबिलिटी, कैसे नहीं कि ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाए, तो इट्स नॉट अवर टारगेट कि ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाए। फिर फोर्थ है मैनेज सीजनल वाटर स्ट्रेस, मतलब एट ड्यूरिंग कोई मानसून के अलावा की जो सीज़न है कि वहाँ वाटर का स्ट्रेस डिफिशिएंट पड़ जाए, तो उसको हम हैंडल करने के वाटर की कंजर्व करने के बाद, कि जैसे समर आ गया तो तब हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि जो सारा था वो मानसून में कंजर्व किया गया था, इट यूटिलाइज हो गया। सो रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे, जब बारिश आएगी तो उसे प्रिजर्व करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। सेकेंड इज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो बारिश का पानी है वो सीधा ट्यूबवेल के थ्रू जमीन ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के बाद। सो फोर्थ एंड फिफ्थ इज फिजिबिलिटी ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई, कि जो पाइप से ड्रिंकिंग वाटर जो यूटिलाइजेशन हर घर में किया जाता है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। सो 5 फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, मैपिंग एंड जियो टैगिंग ऑफ ऑल वाटर बॉडीज। सेकेंड इज वाटर अवेलेबिलिटी डिमांड का मॉडलिंग करेंगे। थर्ड इज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करेंगे, उसका लाइक क्वालिटी क्वांटिटी एनालिसिस एंड सस्टेनेबिलिटी चेक करके। फोर्थ इज सीजनल का वाटर शेड में वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज करेंगे। एंड फिफ्थ की जो वो पाइप्ड वाटर है उसकी सप्लाई को भी चेक करेंगे। थैंक यू।